दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी लीगली वीर को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बाला नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो किसी जेपी नाम के आदमी से मिलने उसके ऑफिस में आया था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। पर तभी बाला के पास जेपी के पीए का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जेपी सर को किसी अर्जेंट काम की वजह से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसलिए वो आज मीटिंग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर बाला वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगता है, पर तभी कोई आकर बाला को जान से मार देता है और ये सब कुछ जेपी के ऑफिस में लगे कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अब उसके अगले दिन हमें वीर नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो अमेरिका से इंडिया अपने घर आया था। यहाँ वीर के पिता अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वीर को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वो वीर से नाराज हो, तभी वीर की माँ जैसी अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखती है तो वो खुशी से रोने लगती है और वो वीर को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें भरनी नाम के पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। इन्हें जांच से पता चलता है कि बाला एक वकील है और वो कल रात को जेपी नाम के आदमी से मिलने आया था। फिर भरनी एक पुलिस वाले से बाला के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है, जिसके बाद सीन वीर पर शिफ्ट होता है, जो अपने दोस्त रघु से मिलने उसके पास आया था। उसे देखकर रघु वीर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे कहने पर 8 साल पहले हम दोनों ने ये फर्म स्टार्ट करी थी, लेकिन तुम इसे बीच में ही छोड़कर चले गए और तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक एडवोकेट की जगह एक ब्रोकर बनकर रहना पड़ा। जिसकी बातें सुनकर वीर रघु से माफी मांगता है और यहाँ से सीन 8 साल पीछे शिफ्ट होता है, जहाँ वीर अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया से पैसा कमाने के लिए अमेरिका चला गया था और वहाँ उसने पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया। फिर जैसे उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए, तब वीर ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली और देखते देखते वो बहुत अमीर आदमी बन गया। इसी बीच वीर की मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से हुई और वीर को उससे प्यार हो गया। ऐसे में कुछ समय बीता और एक दिन हिम्मत करके वीर ने प्रिया को अपने दिल की बात बता दी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब प्रिया ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। अब ऐसे इनकी जिंदगी काफी अच्छी बीतने लगी और फिर प्रिया माँ बनने वाली थी। इसी बीच वीर की कंपनी लॉस में जाने लगी और वीर प्रिया से ज्यादा अपनी कंपनी पर ध्यान देने लगा। अब ऐसे ही करते करते प्रिया की डिलीवरी डेट आ जाती है, जिसमें टाइम से हॉस्पिटल न पहुंचने की वजह से प्रिया और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। फिर इसके बारे में जब वीर को पता चलता है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल आता है और प्रिया और अपने बच्चे को खोने के बाद वीर पूरी तरह से टूट जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वीर रघु को बताता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया इसलिए आया है ताकि वो अपनों के बीच में रहकर अपने गम को भुला सके। जिसकी कहानी सुनकर रघु अपना सारा गुस्सा भुला देता है और वीर को गले लगा लेता है। अब उसके अगले दिन वीर रघु के साथ कोर्ट पहुंच जाता है, जहां वीर देखता है कि कोर्ट के बाहर सभी वकील मिलकर किसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर रघु बताता है कि ये सब एडवोकेट बाला के मर्डर होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे स्टेट के नामचीन वकील सत्यनारायण भी साथ दे रहे हैं, जो हमारे कॉलेज के टाइम पर हमें लेक्चर देने आया करते थे। फिर हमें सत्यनारायण को दिखाया जाता है, जो मीडिया के सामने आकर पुलिस को जल्द से जल्द बाला के कातिल को ढूंढ के लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां इंस्पेक्टर भरनी बाला के पिता से बात करने के लिए उन्हें थाने में बुलाता है और पूछता है कि बाला की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। जिस पर बाला के पिता बताते हैं कि 1 महीने पहले किसी ने बीच सड़क पर मेरे बेटे को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन भीड़ की वजह से वो वहाँ से भाग गया। जिसके कुछ दिन बाद बाला जब किसी काम से बाहर जाकर घर आया तो उसके सर पर काफी चोटें लगी हुई थी। उससे जब मैंने पूछा कि ये चोटें कैसे लगी तो उसने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन सर मुझे पूरा विश्वास है कि हो ना हो जरूर उस दिन मेरे बेटे को उसी आदमी ने मारा होगा। यहाँ भरनी बाला के पिता का पूरा बयान सुनकर उन्हें घर जाने के लिए कह देता है और अपने टीम के साथ जाकर क्राइम स्पॉट के आसपास लगे सभी सीसीटीवी की फुटेज को देखने लगता है। अब उसमें वो क्राइम स्पॉट के पास से जा रही एक लड़की को देखता है और यह सीन कट होता है, जिसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे आंख बंद करते वक्त बाला का मरा हुआ चेहरा दिख रहा था और लड़की का नाम था वेदेही। यहाँ वेदेही तैयार होकर अपने काम के लिए जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वीर की माँ को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उनके पति को हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जो सुनकर वीर अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाता है। तब वीर को डॉक्टर से पता चलता है कि उसके पिता
पिता को ये दूसरी बार अटैक आया है और डॉक्टर कहते हैं कि वीर को अब अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर वीर अपनी माँ से पूछता है कि पापा को पहली बार अटैक कब आया था, जिस पर उसकी माँ बताती है कि 8 साल पहले जब तुम हम दोनों को छोड़कर अमेरिका चले गए थे, तब तुम्हारे पिता को पहली बार अटैक आया था, क्योंकि उनका सपना था कि तुम एक ईमानदार वकील बनो जो हमेशा सही का साथ दे, पर तुम तो पैसों के लालच में निकल गए थे। जिस पर वीर अपनी माँ को बताता है कि उसे वकील बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा ने कभी भी उसको नहीं समझा और हमेशा अपना सपना पूरा करने के लिए उसे फोर्स करते रहे। तब वीर की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता एक रेवेन्यू कंपनी में काम करते थे, पर एक आदमी ने उन्हें रिश्वत लेने के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, जिसके बाद तुम्हारे पिता की नौकरी चली गई और सारे वकीलों ने उनकी तरफ से केस लड़ने से ही मना कर दिया था। तभी से तुम्हारे पिता ने सोच लिया था कि वो तुम्हें वकील बनाएंगे ताकि तुम गरीब लोगों की मदद कर पाओ। जिसकी बात सुनकर वीर सीधा अपने दोस्त रघु के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है। साथ ही वीर कहता है कि अब वो अपनी प्रैक्टिस पूरी करेगा जो उसने बीच में ही छोड़ दी थी। तब रघु भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर ने प्रैक्टिस चालू कर दी है और कुछ ही महीनों में उसके पास छोटे मोटे केस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वीर उन केस को भी हार जाता है, जिससे वो काफी निराश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें भरनी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिसर को कॉल करके जल्द से जल्द उस सीसीटीवी कैमरा में दिखने वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। इधर वैदेही को बार बार उसके होने वाले पति सुहास का कॉल आ रहा था। फिर फोन उठाने पर सुहास उसे कल मिलने के लिए बुलाता है। तब वैदेही भी मान जाती है। अब उसके अगले दिन सीन कोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक औरत अपनी बच्चे के साथ अपने पति को झूठे चोरी के इल्जाम से बचाने के लिए वकील को ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। तब वहीं बैठा वीर ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो उस छोटी बच्ची की भोली सी शक्ल देखकर उनका केस लड़ने को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैदेही सुहास के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है, जहां वो पुलिस को देखकर काफी घबरा जाती है और तुरंत वॉशरूम चली जाती है। तब उसके पीछे पीछे सुहास भी आता है और पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछता है, जिस पर वैदेही बताती है कि जिस रात वो मर्डर हुआ था ना, मैं उस समय वहीं थी और मैंने उस खूनी को देखा है। ये सुनकर सुहास वैदेही को हिम्मत देता है और कहता है कि तुम ये बात जाकर पुलिस को बता दो। तब उसके कहने पर वैदेही अगले दिन थाने पहुंच जाती है और उनके सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए कहती है। तब लेडी कांस्टेबल बताती है कि सर तो किसी काम से बाहर गए हैं, जो सुनकर वैदेही चली जाती है। तभी वीर भी उस लड़की के पिता राजू के केस की डिटेल्स निकलवाने के लिए थाने पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि राजू ने इससे पहले कई सारी चोरियां भी कर रखी हैं। ये सुनकर वीर को बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर वो सीधा राजू की पत्नी मोनी के पास आकर उसे डांटने लगता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि राजू पहले भी कई चोरी कर चुका है और वो तो जेल भी जा चुका है। जिस पर मोनी रोते हुए वीर को बताती है कि सर मेरे पति ने 8 साल पहले जब हमारी बेटी हुई थी तब चोरी करनी छोड़ दी थी और वो ड्राइवर का काम करने लगे थे। ये सुनकर वीर फिर से केस की जांच करना शुरू कर देता है और अगले दिन बद्री के घर पहुंच जाता है, जहां राजू ड्राइवर का काम करता था और बद्री ने ही राजू के ऊपर कार चोरी का इल्जाम लगाया था। यहाँ वीर बद्री से सवाल करने लगता है कि सर आपको क्यों लगता है कि आपकी कार जरूर राजू नहीं चुराई है। जिस पर बद्री बताता है कि जिस दिन मेरी गाड़ी चोरी हुई थी उस दिन राजू छुट्टी पर था, इसलिए मैंने खुद अपनी कार पार्किंग में लगाई थी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो मेरी कार पार्किंग से गायब थी। ये सुनकर वीर कहता है कि सर इससे साबित तो नहीं होता ना कि आपकी कार राजू ने ही चोरी करी है, क्योंकि आपने ही तो कहा कि राजू उस दिन छुट्टी पर था, तो वो आपकी कार कैसे चुरा सकता है। तब बद्री वीर को बताता है कि पुलिस की जांच से पता चला है कि कार चोरी करने वाला राजू ही है। तब ये सब सुनकर वीर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी बद्री का बेटा अपने घर वापस लौटता है और वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था, जिसके हाव भाव को देखकर वीर को बद्री के बेटे पर शक होने लगता है और वो ये सारी बात रघु को बताता है। फिर अगले दिन से वीर छुप छुप कर बद्री के बेटे का पीछा करने लगता है और देखता है कि उसका बेटा तो काफी सारा पैसा उड़ा रहा है, पर तभी उसका बेटा वीर को उसके पीछे आता हुआ देख लेता है और वो वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन वीर उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। जिस पर वो लड़का रोते हुए वीर को बताता है कि सर मैंने अपने पिता की कार चोरी करके बेची थी। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़का वीर को बताता है कि सर मेरे पिता मेरे से ज्यादा उस कार से प्यार करते थे, इसलिए मैं एक रात उस कार के इंजन वायर को काटने के लिए उस कार के अंदर घुसा, पर तभी कोई आदमी कार के पास आया जो देखकर मैं उसी कार में छुप गया। जिसके बाद वो आदमी मेरे पिता की कार को चला कर ले गया और फिर एक जगह खड़ी कर वो वहाँ
से गायब हो गया। तब उसका फायदा उठाकर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस कार को बेच दिया। जिसकी पूरी बात सुनकर वीर ये बात बद्री को बताने के लिए कहता है। तब वो लड़का उसके पैर पकड़ने लगता है कि आप अगर ये बात मेरे पिता को बताओगे तो वो मुझे जान से मार देंगे। तब उसकी रोती हुई शक्ल देखकर वीर उस लड़के को जाने देता है और रघु को आकर ये सारी बात बताता है। इस पर रघु वीर पर गुस्सा करने लगता है कि जब तुमने केस सॉल्व कर लिया है तो तुम्हें ये कोर्ट में साबित करना चाहिए था ना, उल्टा तुमने उस लड़के को छोड़ दिया। अब तुम कैसे उस राजू को बाहर निकलवाओगे। तब वीर लक्ष्मी के पास जाकर राजू को कॉल करता है और कल उसे कोर्ट में आने के लिए कहता है, जिसके लिए राजू भी मान जाता है। इसके बाद वीर रघु के साथ हर दुकान में जाकर राजू की फुटेज निकलवाता है ताकि वो उस दिन छुट्टी पर था ये साबित हो जाए। अब उसके अगले दिन वीर तैयार होकर अपनी माँ को बताता है कि वो एक गरीब का केस लड़ने जा रहा है, जो सुनकर वीर के पिता खुश हो जाते हैं। इसके बाद वीर मोनी और लक्ष्मी के साथ कोर्ट पहुंचता है और राजू का वेट करने लगता है। साथ ही वीर राजू को बचाने के लिए सारे एविडेंस पुलिस और कोर्ट में सबमिट कर देता है। मही भरनी राजू को देखकर उसे कहीं न कहीं देखा है यही सब सोचने लगता है और फिर फेस मैचिंग के लिए वैदेही को थाने बुलाता है, जिसे देखकर वैदेही भरनी को बताती है कि राजू ने उस दिन बाला का मर्डर किया था। ये सुनते इंस्पेक्टर अपनी टीम से कहकर राजू को अरेस्ट करने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू जैसे कोर्ट में कदम रखता है वहाँ घूम रहे ऑफिसर उसे मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और वीर को यहाँ बहुत बड़ा शौक लगता है कि राजू ने चोरी के अलावा मर्डर भी किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीर अपने ऑफिस में बैठकर राजू के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी राजू की बहन मंजू वीर के पास आकर रोने लगती है और बताती है कि मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिसकी बातों को सुनकर वीर को राजू और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो राजू पर लगे मर्डर के इल्जाम को हटवा कर रहेगा और उसे जेल से बाहर निकलवाएगा। अब उसके अगले दिन राजू को कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ पुलिस के कहने पर जज राजू को 2 दिन की रिमांड पर लेने के लिए कह देते हैं और वीर कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर सीन थाने में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस राजू को टॉर्चर कर रही है, लेकिन राजू का यही कहना था कि उसने किसी को नहीं मारा। वहीं दूसरी तरफ वैदेही की माँ उसे पुलिस को सब सच बताने के लिए डांट रही होती है, पर तभी वहाँ सुहास आता है जो वैदेही की साइड लेता है कि उसने जो भी किया वो ठीक किया। इधर वीर थाने में जाकर भरनी से मिलता है और पूरे केस के बारे में पूछने लगता है, जिसे भरनी बताता है कि बाला के कॉल पर राजू के सबसे ज्यादा नंबर थे और राजू ने 2 बार बाला को मारा भी था। जिसके बाद वीर राजू के पास आता है और उसकी बाला से हुई लड़ाई के बारे में पूछने लगता है कि तुमने उसे पहले क्यों मारा था, जिस पर राजू से कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि काश मैंने सच में बाला को जान से मार दिया होता और मैं तो उसे खुद मार भी नहीं पाया। ये सुनकर वीर के दिमाग में बस यही सवाल चल रहा होता है कि आखिर राजू बाला को मारना क्यों चाहता था। जिसके अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होती है और हर न्यूज चैनल पर बस बाला के मर्डर केस की न्यूज दिखाई जा रही थी। जिसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहां सत्यनारायण एक एक करके अपने विटनेस को बुलाने लगता है। इसमें सबसे पहले वो बाला के पिता को बुलाते हैं और बाला और राजू के बारे में जज को बताने के लिए कहते हैं, जिस पर बाला के पिता बताते हैं कि राजू ने मेरे बेटे को 2 बार मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद सत्यनारायण कोर्ट में फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं, जो जज को बताते हैं कि बाला को मारने के लिए कल्प्रेट ने एक नोकीली चीज का इस्तेमाल किया था, पर बारिश की वजह से हमें एक भी एविडेंस या फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। उसके बाद सत्यनारायण आई विटनेस वैदेही को कोर्ट में बुलाते हैं, जो जज को बताती है कि वो अपने काम से देर रात को घर लौट रही थी और जब वो रास्ते में थी तभी उसने राजू को घबराकर भागते हुए देखा था और थोड़ी दूर पर बाला की लाश पड़ी हुई थी। जिसकी गवाही सुनकर वीर वैदेही से कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुमने कहा कि उस राजू ने बाला का मर्डर किया था, तो क्या मर्डर होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था। जिस पर वैदेही बताती है कि राजू और उसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं था, तो मर्डर पक्का राजू नहीं करा होगा। जिसकी बात सुनकर वीर जज को बताता है कि उस रात वैदेही और राजू के अलावा वहाँ कोई और नहीं था, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वैदेही ने ही बाला का मर्डर किया हो। जिसे सुनकर पूरे कोर्ट में हलचल मच जाती है। साथ ही वीर जज से परमिशन लेकर पुलिस को वैदेही के ऊपर जांच करने के लिए कहता है, जिसके कहने पर जज वैदेही के ऊपर इंक्वायरी बैठा देती है और केस की डेट आगे बढ़ा दी जाती है। अब रात होने के बाद वीर रघु
रघु को बताता है कि मर्डर करने वाली वैदेही भी नहीं है, मेरा उस पर इल्जाम लगाने का कारण था ताकि मैं राजू को बचाने के लिए एविडेंस इकट्ठा कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ सुहास वैदेही के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देता है और वैदेही की नौकरी भी जाने वाली होती है क्योंकि उसका नाम केस में आ गया था, जिससे वैदेही परेशान थी। फिर अगले दिन वीर वैदेही से बात करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन वैदेही तो वीर को सुनाकर वहाँ से भगा देती है। अब उसके कुछ दिन बाद केस की डेट होती है जहाँ भरनी जज को एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें साफ पता चल रहा था कि बाला को मारने वाला आदमी है, क्योंकि उस आदमी ने पैंट और हुडी पहन रखी थी। वहीं उस रात वैदेही ने कुर्ती पहन रखी थी, जिससे साफ साबित होता है कि बाला को मारने वाला एक आदमी था। ये सब सुनकर वीर भरनी को कटघरे में बुलाता है और कुछ सवाल पूछने लगता है कि आपको क्यों लगता है कि बाला को मारने वाला राजू है और आपने किस एविडेंस पर राजू को अरेस्ट किया था। जिस पर भरनी बताता है कि हमने बाला के पिता के बयान पर राजू को अरेस्ट किया था क्योंकि राजू ने 2 बार बाला को मारने की कोशिश की थी, जिसमें दूसरी बार तो बाला को काफी चोटें भी आई थी। यहाँ वीर जज को बताता है कि जब बाला को दूसरी बार मारा गया था उस दिन राजू असल में शहर में था ही नहीं। जो सुनकर सत्यनारायण वीर को एविडेंस दिखाने को कहता है, इसलिए वीर जज से परमिशन लेकर कटघरे में बद्री को बुलाता है और उससे सवाल पूछने लगता है कि आप अपनी बीवी की मौत की तारीख वाले दिन कहाँ थे। जिस पर बद्री बताता है कि मैं उस दिन अपनी बीवी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने नासिक गया हुआ था। तब वीर बद्री से पूछने लगता है कि नासिक आप ट्रेन से गए थे या फिर खुद की कार से। जिस पर बद्री बताता है कि मैं उस दिन 27 जून को अपनी खुद की कार से गया था, जिसको ड्राइव करने वाला राजू ही था, और हम 28 जून की रात को वापस आए थे। जिसकी बात सुनकर वीर जज को कहता है कि यही साबित हो गया है, क्योंकि बाला के पिता का कहना था कि 27 जून को राजू ने बाला को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी आपने खुद सुना कि राजू और बद्री 27 और 28 जून को नासिक में थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि बाला को दूसरी बार मारने वाला राजू नहीं था। इसके बाद वीर बाला के क्लाइंट जेपी को कटघरे में बुलाता है कि इस रात आपने बाला को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था, तो आप उससे मिले क्यों नहीं। जिस पर जेपी बताता है कि उस रात मेरे को जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था, इसलिए मैंने अपने पीए से कहकर बाला को इन्फॉर्म करवा दिया था। ये सुनकर वीर जज से कहता है कि जेपी की जांच भी करवानी चाहिए, ये भी तो हो सकता है कि जेपी ने ही बाला को मरवा दिया हो। ये सुनकर जज केस की डेट को 1 हफ्ते और आगे बढ़ा देते हैं। फिर वैदेही कोर्ट से निकलकर सबसे पहले भरनी से मिलती है और उन्हें शुक्रिया कहते कि आपने मुझे इस केस से बचा लिया। जिसे भरनी कहता है कि आपको बचाने वाला मैं नहीं बल्कि वीर है। इसलिए वैदेही वीर को मिलने के लिए कॉफी शॉप में बुलाती है और वो उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद वीर रघु से बाला और जेपी की सारी डिटेल्स निकलवाने को कहता है, पर जांच करने पर रघु को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ वैदेही बाला के घर जाकर उसके पिता से मिलती है, जो वैदेही के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाते हैं, और मौका पाकर वैदेही बाला के कमरे से कुछ मेडिकल पेपर्स चोरी कर लेती है और लाकर वीर को देती है, जो कि वीर ने ऐसा करने को कहा था। इसके बाद केस की डेट होती है जहां वीर ये साबित कर देता है कि दूसरी बार जो बाला को चोट लगी थी वो असल में एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी, ना कि उसे किसी ने मारा था। और ये सत्यनारायण एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि राजू बाला को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि बाला को उसकी बहन के साथ अफेयर चल रहा था, जो सुनकर वीर के होश उड़ जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद जज केस की डेट को और आगे बढ़ा देती हैं ताकि सारे सबूत उनके सामने आ पाएं। तब वीर अपने घर पर काफी उदास बैठा होता है कि वो अब इस केस में क्या करे, क्योंकि वो तो हारने वाला है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा। पर तभी वीर के पिता आकर उसे हिम्मत देते हैं और वो सत्यनारायण का दिया विजिटिंग कार्ड भी उसके सामने रखकर चले जाते हैं, जिसमें लिखे नंबर को देखकर वीर बाला की कॉल रिकॉर्ड्स को मिलाने लगता है और उस रात बाला मर्डर से पहले उसी विजिटिंग कार्ड पर लिखे नंबर से बात कर रहा था। हालांकि अब मिलाने पर वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तब वीर उस नंबर को ट्रैक करवाता है और उसको कुछ जरूरी बातें पता चलती हैं, जो कि हमें आगे पता चलेंगी। इसके बाद केस की हियरिंग होती है जहां वीर कोर्ट में बद्री के बेटे को जज के सामने खड़ा कर देता है और फिर वीर जज को सारी बात बताता है कि मैंने भरनी के साथ मिलकर बद्री को पुलिस स्टेशन में बुलाया था, जहां बद्री अपने बेटे को उसकी कार बेचने के लिए मारने लगा और बद्री के बेटे ने हमें बताया कि उस रात कार ऑर्फनेज तक लेकर जाने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही थे। साथ ही हमें पता चला कि बद्री ने बहुत साल पहले अपनी बीवी का मर्डर भी किया था, जो कि उसके बेटे ने अब गवाही दी है। और इतना ही नहीं, अगर बाला और बद्री की बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो इन दोनों को सेम एक ही पैटर्न में मारा गया है, जिसका मतलब है कि बाला को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बद्री है। जो बात
बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जज भी केस का डिसीजन लंच के बाद लेने के लिए कहती है। इसी बीच सत्यनारायण काफी टेंशन में बैठा होता है और वीर आकर उनसे कहता है कि मेरी मदद और किसी ने नहीं बल्कि आपके ही विजिटिंग कार्ड ने की है। जिसके बाद केस की हियरिंग शुरू होती है, जहां वीर सबके सामने एक और शॉकिंग बात रिवील करता है कि उस दिन जब बाला का एक्सीडेंट हुआ था तब बाला एक लड़की के साथ हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया था। ये बात सुनते सत्यनारायण को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिसे पुलिस वाले तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वीर को उसी विजिटिंग कार्ड वाले नंबर से कॉल आता है और उसे एक लड़की मिलने के लिए बुलाती है। फिर अगले दिन वीर उस लड़के से जाकर मिलता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सत्यनारायण की दूसरी बीवी थी, जो वीर को बताती कि सत्यनारायण ने मेरे माता पिता को पैसे देकर मुझे खरीद लिया था और वो सत्यनारायण मेरा फायदा उठाया करता था। लेकिन एक बार सत्यनारायण ने मेरी मुलाकात बाला से करवाई थी, जो कि उसके यहाँ नया नया जॉब पर लगा था। तब बाला मुझे काफी पसंद आया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, पर ये बात सत्यनारायण को पता चल गई, इसलिए उसने मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारा। वहीं उसने बद्री के जरिए बाला को मरवा दिया, क्योंकि बद्री के कई केसेस सत्यनारायण हैंडल कर चुका था और ये दोनों कई क्राइम में साथ थे, जो सुनकर वीर के होश उड़ जाते हैं। खैर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वीर ये केस जीत जाता है और जज राजू को बाइज्जत बरी कर देती हैं। वहीं सत्यनारायण और बद्री को जेल हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि राजू अपनी बेटी से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। और यहीं हमें एक और बात रिवील होती है कि राजू को किसी ने बताया था कि बाला के पास तुम्हारी बहन की गंदी फोटोज हैं, इसलिए राजू बाला से नफरत करता था। और उस रात भी राजू बाला के पास वही फोटोज लेने गया था। तब वीर उसे बताता है कि ये सब तुम्हें फंसाने के लिए कहा गया था, ताकि बद्री तुम्हें उस मर्डर के इल्जाम में फंसा सके। जो सुनकर राजू हैरान हो जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।